हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, राइट। और अगर ग्रेट नहीं भी है तो हम ग्रेट बना लेंगे, सिंपल है ना। बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू बी एन आई ए एस ऑफिसर, राइट। वी आर द एस्पायरिंग फ्यूचर ऑफिसर्स। जब हम ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि लाइफ को कुछ भी हो, अच्छा चल रहा हो ख़राब चल रहा हो, हमेशा ग्रेड बनाए रखना है, ठीक है। एक लीडर के रोल में रहना हमेशा। तो चलिए आज की पेपर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी सी न्यूज़ देना चाहती हूँ। द न्यूज़ इज़ कि आज की एडिटोरियल सेक्शन मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी नहीं, आज से मैं आपको नोट्स देना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने प्रॉपर एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, मैं वहाँ पर आप लोगों को नोट्स दूँगी। और जो नोट्स होंगे वो मेंस की तरह होंगे, ठीक है। कोई भी प्रीलिम्स पॉइंटर्स ऐसे मैंने नहीं बनाया, मैंने एग्जॉस्टिव नोट्स बनाए हैं प्रॉपर। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ एक बात को कि न्यूज़पेपर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर बाकी लोगों के लिए एक न्यूज़ मटेरियल है, ठीक है, बट हमारे लिए द पीपल हु आर एस्पायरिंग टू एन आई ए एस ऑफिसर, द न्यूज़पेपर इज़ अ वेपन, इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेन योर सेल्फ, टू ट्रेन द माइंड। यूपीएससी नीड अ थिंकिंग पर्सन, एक थिंकिंग पर्सन उन्हें चाहिए। उन्हें जब आप टेबल चेयर पे एक ऑफिसर की तरह बैठेंगे ना, तो आपको क्या चाहिए, आप फाइल्स पढ़ेंगे, आप प्रॉब्लम सुनेंगे, आप सॉल्यूशन देंगे। बस इसी चीज़ के लिए इतनी सारी ट्रेनिंग, इतनी सारी तैयारी चल रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ न्यूज़पेपर का होता है, ठीक है। तो मैं आपको एडिटोरियल प्रॉपर समझाऊंगी यहाँ से, और फिर मैं आपको नोट्स भी दूंगी। वो कोई पीपीटी नोट्स नहीं है, प्रॉपर प्रिंटेड टाइप नोट्स है, एआई के नोट्स बिल्कुल भी नहीं है, एज आई हैव प्रॉमिस्ड, ठीक है। एआई के नोट्स क्या होते हैं कि किसी को भी पता चल सकता है, ठीक है। इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड नो वन कैन लाई, राइट। सो मैंने उसे खुद बनाया है और न्यूज़पेपर की हेल्प से मैंने बनाया है। और फिर भी मैं आपको एक बात बोलूँगी, आप मेरे समझाने के बाद एक बार पेपर खुद से ज़रूर पढ़ें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, जो भी एडिटोरियल्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे ज़रूर बताएं। आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है, ये लाइन समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि उसकी क्या मीनिंग है, ठीक है। और इसके साथ साथ ना मैं आपको आज आंसर राइटिंग भी दूंगी, ठीक है। आपको लिखने हैं। मैं 5 एडिटोरियल आपको आज प्रॉपर समझाने वाली हूँ। 5 में से 4 पर मैंने आपको क्वेश्चन मैं फ्रेम की हूँ, ठीक है। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, जिन पे मैंने नोट्स भी बनाए हैं। 5th वाले जो हैं वो बस व्यूज़ के लिए हैं, मतलब आपको एक समझाने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल देखिए, पहला आर्टिकल जो है, जस्ट अ मिनट। सो गाइज, फर्स्ट आर्टिकल इज़ ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सी द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल, the crux of entire article, just let me give you one review. Author is urging the industry, the private sector, to come and invest in the research and development of India. So in the entire article, first of all, author sets a context, okay. He is first of all telling that this thing has happened to India of late, okay. Now then he tells that what India has done, then he tells what are the needs of India. By seeing what has happened right now, what is the needs of India, and then he has told the industry, private industry, to come and invest in the R&D, and for that what are the things which the industry needs to do, okay. Before this also, V Anantha Nageswaran has written 2 articles in the Indian Express on R&D only. So अभी सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंडिया R&D पे स्पेंड करे, ठीक है। अब चलिए देखिए आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट मी टेल यू द कंटेक्स्ट ऑल्सो। द कंटेक्स्ट इज़ दैट due to the ongoing US-Iran war, Strait of Hormuz has got choked. So there is a navigational issues due to which India is facing lot of trouble, right. Our economy is in dwindling state because of this. Constantly Indian economy has to face the issue because of this navigational issue, because India is a import dependent country. We around more than 80% of the oil is imported from outside. So we need a free navigation around the Strait of Hormuz, and that has got into a turbulence because of the US-Iran war. So India is facing lot of trouble, and because of that we have seen that the CPI which was recorded in the month of June
that has crossed the 4% limit which is set by the monetary policy committee. So India is right now facing inflation because of all this thing. India is in not only this particular thing that the Strait of Hormuz has got choked, or navigational issues are being faced by country like India, but also we are seeing that recently America put, so guys देखिए, we know that America put export ban on the AI tools Mythos and the Fable 5, which has been made by its private company Anthropic. All these things which has not only created trouble for India but for other countries also. So under this context, author is urging private industry, that come and invest in the R&D. Okay, let's just start the article. The first paragraph when you will read, you will find that it is saying that कि जब Strait of Hormuz मार्च के महीने में जब बंद हो गया था, when the Strait of Hormuz closed in March, a country that imports the overwhelming share of the oil it uses found its lifeline pinched at a single point and rerouted at a cost to longer voyages for Russian crude. इसका मतलब क्या है कि जब एक Strait of Hormuz मार्च में बंद हो गया था, तो कंट्री जो कि ओवरवेलमिंगली अपने ऑयल को इंपोर्ट करता है, ठीक है, अचानक से उसको एक पॉइंट पे आके, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, अब वहाँ से तो ऑयल लाना है, वहाँ पे अचानक से बंद होता है, तो एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ा, वी रीरूटेड, मतलब हमने दूसरे रास्ता से लेके आया, और दूसरे रास्ते से लाने की वजह से क्या हुआ कि हमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ा. व्हेन द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग द ऑयल इंक्रीजेज, व्हाट हैपेंस, इन्फ्लेशन इंक्रीजेज इन द कंट्री. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाती है. ठीक है, तो क्या होता है, इसे अभी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर्टिकुलरली ऑयल की वजह से बढ़ी है, इसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं. ठीक, तो दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज सेइंग द फर्स्ट पैराग्राफ. तो ये जो लॉन्गर वॉयजेस ऑफ रशियन ऑयल क्रूड लाना पड़ा, तो हमारे लेसन क्या, लेसन वॉज सैलिटरी बट इनकम्प्लीट. ठीक है, हमें अभी बहुत इससे सीखने की ज़रूरत है. अभी देखिए आगे पैराग्राफ में क्या आ रहा है. In the end, oil can be rerouted. A nation that is aspiring to be self-reliant in critical technology enjoys no such latitude. यहाँ पे no such latitude से क्या मतलब कि हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ से हम कोई शॉर्टकट वे में ऑयल को ला सके. जहाँ से भी हमें ऑयल लाना है, रसिया से लेके आते हैं स्पेसिफिकली, तो हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ से हम शॉर्टकट से ला सके, कोई ऐसे लैटिट्यूड से जल्दी पहुंचा सके इंडिया में, ताकि जो रूट है, डिस्टेंस है, वो कम हो जाए, तो हमारा कॉस्ट कम जाए और हमें इन्फ्लेशन का नहीं झेलना पड़े. देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में द ऑथर इज सेइंग दैट द डीपर लेसन इज नॉट दैट द सप्लाई चेन्स आर फ्रेजाइल बट दैट दे हैव बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिसी. It's not that okay the supply chains are fragile. Supply chains means the route through which we were bringing the oil. ठीक है, all those routes by which we are bringing the oil. ठीक है, it is fragile, right? Due to the geopolitical turmoil, we have to reroute our oil route. So ऑथर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लेसन सिर्फ डीपर लेसन, जो डीप लेसन है वो ये नहीं है कि हाँ सप्लाई चेन्स फ्रेजाइल है, ये तो लेसन है, पर डीप लेसन क्या है कि ये सब दिस हैव बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिसी एंड ये सब एक पॉलिसी, एक इंस्ट्रूमेंट बन गया तपॉलिसी बनाने का. मतलब जब इस तरह का वॉर हो रहा था ना, तो जब ईरान अमेरिका के सामने जीत नहीं पा रहा था, तब ईरान ने लास्ट में आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक करना स्टार्ट कर दिया. इट जस्ट स्टॉप द नेविगेशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़. तो ये एक पॉलिसी की तरह यूज़ किया गया ना. तो ईरान ने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ बाकी सारे कंट्रीज़ को क्या दिक्कत आएगी. ठीक है, एवरी कंट्री थिंक्स अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट, ओन नेशनल इंटरेस्ट, दैट्स इट. सो दिस आर डीपर लेसन इज दैट दिस हैज़ बीन यूज्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिसी. ऑथर और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं. एन एक्सपोर्ट लाइसेंस अ लिवर, अभी मैं आपको बताई कि टेक्नोलॉजी अमेरिका इम्पोज्ड एक्सपोर्ट बैन ऑन इट्स AI टूल. ठीक है, एंथ्रोपोबिक कंपनी को ये भी बोला गया कि आप सिर्फ ये नहीं कि आपको मतलब बाहर के नेशन में नहीं प्रोवाइड करेंगे, अपने ही कंट्री में कोई फॉरेन नेशनल है, दोज फॉरेन नेशनल शुड ऑल्सो बी स्टॉप द एक्सेस ऑफ दिस AI टूल्स. ओके, तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट लाइसेंस लीवर की तरह यूज़ किया जा रहा है, चोक पॉइंट को एक वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है. जैसे वहाँ से अभी हमारे काफ़ी सारे शिप्स आ रहे थे, तो उसके ऊपर काफ़ी हमारे सी फेयरर्स को भी डेथ हुई है, उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है. ठीक है, तो एक्सपोर्ट लाइसेंस, अ लीवर चेक, अ चोक पॉइंट, अ वेपन, अ टेक्नोलॉजी फ्रीली ट्रेडेड 1 year एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डिनाइल इन द नेक्स्ट. राइट, ये ऑथर किस लिए बोल रहे हैं, ये ऑथर इसलिए बोल रहे हैं कि अभी कुछ
1 साल पहले तक कि हम अमेरिका के साथ अच्छे से कर रहे थे, टेक्नोलॉजी ये सब कुछ हो रहा था। अचानक से हमें क्या हो गया, अचानक से हमें ये हो गया कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बैन लगा दिया गया। अभी वही AI टूल्स के ऊपर एक्सपोर्ट लाइसेंस भी जो हम लोग ट्रेड करते हैं उसके ऊपर अलग अलग तरह के टैरिफ बैरियर्स लगा दिए, ये उसके कंटेक्स्ट में है। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट लाइन जो है, चाइना स्पेंड्स 2.43% ऑफ इट्स आउटपुट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट हमें ऐड करना है अपने आंसर में। ठीक है, आप चिंता ना करें, आई हैव मेड द नोट्स फॉर यू। सो आपको बस इस पर लेकिन ध्यान देना है कि चाइना जो है वो अपने पूरे आउटपुट का, अपने मतलब पूरे GDP का वो 2.43% यूज़ करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जबकि क्यों करता है, देखिए यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, टू एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द टेक्नोलॉजीज अदर कंट्रोल एंड डीपेन द वर्ल्ड्स डिपेंडेंस ऑन दोज इट कंट्रोल्स। ठीक है, देखिए जो भी ऐसे बहुत सारे अभी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर पूरी दुनिया निर्भर कर रही है, और वो टेक्नोलॉजी बहुत कम कंट्रीज़ के पास है। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं और उनमें से प्रोमिनेंट कंट्रीज़ में से आती है अमेरिका, फ्रांस, चाइना। ठीक है, तो चाइना ने अपने रिसर्च डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करके अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर जो उनका टेक्नोलॉजी, किसी और की टेक्नोलॉजी पे जो कंट्रोल है उससे बाहर निकलने के लिए अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ऐसा टेक्नोलॉजी बना लिया कि उन्हें दूसरे की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ क्या हो रहा है, अब देखिए ऑलरेडी बहुत कम कंट्रीज़ के पास वैसे टेक्नोलॉजीज़ है, तो क्या हो रहा है उसमें चाइना आ जा रहा है। चाइना के पास भी अब टेक्नोलॉजी, अपना इंडिजिनस टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो चाइना भी और बाकी सारे कंट्रीज़ को बोल सकता है कि देखो मेरे पास भी टेक्नोलॉजी है, तो मेरे से भी ले सकते हो। फिर क्या होगा, other countries also depend not only on America, France and this nation, they are depending on China also. So this is the reason why China has increased the investment in R&D. इंडिया अपना GDP का अभी तक 2023 तक 0.64% ही स्पेंड कर पाया है। ठीक है, 0.64% ऑफ द GDP, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, राइट। अभी देखिए उसमें भी ये बता रहे हैं ऑथर कि उस जो 0.64% ऑफ द GDP व्हाट इज़ बीइंग इन्वेस्टेड इन R&D बाय इंडिया, आउट ऑफ दैट वेरी मिनिमल परसेंटेज आउट ऑफ दैट इज़ बीइंग डन बाय प्राइवेट सेक्टर। एक्चुअली आवर प्राइवेट sector is least interested in developing any new thing. They are mostly interested in doing what has already been done. For example, जैसे कि मतलब हमारा जो इकोनॉमी है स्पेसिफिकली, हम लोग वैल्यू क्रिएशन पे नहीं, वैल्यू प्रोवाइड करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, टाटा TCS हो गई, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो भी विप्रो है, TCS है, और भी जितने और मुझे अभी इन्फोसिस है, राइट। तो ये सब क्या करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, राइट, सॉफ्टवेयर बनाती है, अलग अलग कंपनीज़ को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। पर ये सॉफ्टवेयर बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, इसका इन्वेंशन कोई और कंट्री करती है, राइट। तो ये वैल्यू क्रिएशन नहीं कर रहा है, वैल्यू एडिशन का बस काम किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान हम कैसे दे सकते हैं, रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करेंगे तब तो हमें कुछ नया सॉफ्टवेयर निकल के आएगा। जो चीज़ बन गया है उसके ऊपर बिजनेस करके इंडियन प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर पैसा कमा रही है, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो क्रिएट करता है ना, दे विल बी द सुपर पावर ऑलवेज। एंड अमेरिका हैज़ बीन क्रिएटिंग सिंस लॉन्ग, नॉट ओनली अमेरिका, फ्रांस ऑल्सो, यूरोप के भी अलग अलग कंट्रीज़ में, और अब तो चाइना भी बहुत सारे ऐसे जगह पे क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक से हट रही हूँ, मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ा और समझ में आए कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज़ बीन इन्वेस्टिंग इन द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। हमने बहुत ही यूनिक डेवलपमेंट किया UPI के तहत, हमने यूनिक डेवलपमेंट किया, अलग अलग DPIs बनाए, आधार बनाया, ठीक है। तो ऐसे जो हम लोग ने NPCI बनाई, तो इस तरह का जो हम लोगों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया, वो हमने बाकी सारे कंट्रीज़ को भी बताएं, जो UAE से लेके अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी। तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो इंडिया ने क्रिएट किया है लास्ट डेकेड में। तो इस तरह के टेक्नोलॉजी के क्रिएशन की वजह से भी इंडिया का काफ़ी नाम हुआ है, क्योंकि हमने ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पर ये पब्लिक क्यों है, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है। सरकार ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के सॉफ्टवेयर इस तरह का बनवा कर क्या किया, दे दिया लोगों के बीच, एकदम स्प्रेड करवा दिया कि आप अपने से यूज़ करिए। इससे क्या हुआ, ईज़ ऑफ लाइफ हुआ, लोगों के लिए लाइवलीहुड और ईजियर हो गया, लोगों के लिए बिजनेस करना और इजी हो गया। तो हमने एक ऐसा क्रिएशन किया, और ये क्रिएशन को हमने दूसरे कंट्रीज़ को भी एग्जाम्पल के तहत
बताया, ठीक है। तो जो भी कंट्री क्रिएट करती है ना वो सुपर पावर होती है। तो डैट इज़ वाई प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन में बहुत कम काम करती है। तो इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी देखिए आगे, हाउएवर द स्टेट हैज़ द फर्स्ट टाइम पुट रियल वेट बिहाइंड द प्रपोजिशन। अच्छा, अभी इसके आगे का क्या है, इस पूरे ये नेक्स्ट जो ये पूरा पैराग्राफ है ग्रीन कलर का, इसमें अभी क्या हुआ है कि 2024 में इन 2024 इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉल्ड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कन्वीन्स मीटिंग, ठीक है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल द स्टेक होल्डर्स हु हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल दोज स्टेक होल्डर हैज़ आर बीइंग कॉल्ड इन दिस मीटिंग, ठीक है। एंड दोज कंप्राइज एकेडमिया, ठीक है, अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT, IIM, ठीक है, ये सब हो गए, इंडस्ट्री हो गई, स्टार्टअप्स हो गए, फिलैंथ्रोफी हो गए, डायस्पोरा हो गए। डायस्पोरा का भी बहुत ध्यान रहता है कि ऐसा ऐसा काम किया जाए हमारे कंट्रीज़ में इसके ऊपर। तो ये सब मिलकर एक क्या करते हैं, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक मीटिंग बैठा देते हैं। तो ये बॉडी, ये जो है बॉडी टाइम टू टाइम ऐसा मीटिंग बुलाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, एक चीज़, एग्जिस्ट टू चेंज द अरिथमेटिक ऑफ रिस्क। अब देखिए क्या होता है, एक चीज़ है, वाई R&D में क्यों इन्वेस्ट नहीं करती है प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि रिस्क होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिस्क है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो कब तक आपको आउटपुट आएगा ये कोई पता नहीं है, राइट। अब आउटपुट पता नहीं है, आप इनपुट लगातार देते जा रहे हैं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो रिस्क है, जो आपका इन्वेस्टमेंट लॉस हो सकता है, इस रिस्क को कैसे इसको ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर स्पेसिफिकली ये बॉडी जो है मीटिंग टाइम टू टाइम बुला के करती है। साथ ही साथ ये अलग अलग फंड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसमें आप पढ़िएगा आगे खुद से, इसमें फ़ंड के बारे में बताया गया है कि अलग अलग फ़ंड प्रोवाइड करती है अलग अलग सेक्टर के लिए, कि आप इस सेक्टर में रिसर्च करिए, आप इस सेक्टर में रिसर्च करिए। तो ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि 2024 में बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर्ड होती है। अच्छा, उसके बाद इस पूरे पैराग्राफ में बस यही चीज़ दिया हुआ है, आप इसको खुद से पढ़िएगा, समझिएगा, बस सिंपल है। बस यही बताया गया है कि पूरी तरह से कैसे अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। अब बैक टू द टॉपिक, ऑथर अब वापस अपने पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो उन्होंने पूरा अनुसंधान के ऊपर एक्सप्लेन किया है, विलिंग टू फॉर्म आउटसाइड, ठीक। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो लिखा है, बट द आर्गूमेंट मस्ट मूव ऑन फ्रॉम व्हाट इज़ ऑफर्ड टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ कैटलिस्ट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट और अ क्रच। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने बोली है कि कोई भी चीज़ जो कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है प्रोसेस को स्पीड अप करने का, राइट। जैसे कि मैं आपको अभी पेपर पढ़ा रही हूँ, एडिटोरियल एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं कैटलिस्ट का काम कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं क्या, कोई भी जो भी एनालिसिस करते हैं और यूट्यूब पर ये बोलते हैं कि ओके यू डोंट नीड टू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है, दे आर एक्चुअली मिसलीडिंग यू। एवरीवन इज जस्ट एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। आपको न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना होगा। एनालिसिस कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर बाय योर ओन। सो कैटलिस्ट क्या होता है, बस किसी चीज़ का स्पीड तेज कर दिया जाए, करना आपको खुद से पड़ेगा। तो वही बात ऑथर बोल रहे हैं कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट इस बात से इज मस्ट मूव ऑन फ्रॉम व्हाट इज़ ऑफर्ड, जो आपको दिया जा रहा है, यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत जितने सारे फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अलग अलग इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। ये जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये तो कैटलिस्ट है, सब्स्टिट्यूट की तरह नहीं है। आपको उस पर ध्यान देना है कि क्या रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, क्या नीड है, ये इस पे ध्यान देना है, राइट। तो फाउंडेशन कैन लोअर द रिस्क ऑफ द क्लाइंब, इट कैन नॉट मेक इट। आप जब जंप मारने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें जो आपको रिस्क होगा उसको थोड़ा कम करने में फाउंडेशन हेल्प करेगी, लेकिन वो आपको जंप नहीं करवा देगी, ठीक है। मतलब ये कि फ़ंड प्रोवाइड करने के लिए, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये पर्टिकुलर बॉडी आपको फ़ंड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। आप फ़ंड लीजिए, आप कुछ अपने से इन्वेस्ट करिए, कुछ आपको नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई कर देगी ये फ़ंड, लेकिन रिसर्च आपको खुद से करना पड़ेगा। किसको बोला जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को, लोगों को, इंडियंस को, वी द इंडियन सिटीजन्स को बोल रहे हैं ऑथर। फिर आगे देखिए, अब यहाँ पे ऑथर डायरेक्टली इंडस्ट्री पे आ जाते हैं। द फाउंडेशन कैन लोअर द रिस्क ऑफ द क्लाइंट, कैन नॉट मेक इट। 3 एक्ट्स रिमेन द इंडस्ट्रीज ओन। 3 ऐसे एक्ट है जो कि इंडस्ट्री को खुद से करने होंगे। द पहला, मोबिलाइज वंस ओन कैपिटल बिहाइंड द पब्लिक कैटलिस्ट। पब्लिक कैटलिस्ट तो है, मतलब सरकार के द्वारा आपको पैसा मिल रहा है, इस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत आपको फंड्स मिले जा रहे हैं, बट आपको अपना मनी लेके आना है। दूसरा, चूज व्हाट विद स्ट्रेटेजिक सीरियसनेस द अरेनाज दैट मैटर, द टेक्नोलॉजीज इन विच डिपेंडेंस इज मोस्ट डेंजरस एंड कैपेबिलिटी मोस्ट वैल्यूएबल ओवर द इंक्रीमेंटल गेन्स अ कैप्टिव मार्केट रिवॉर्ड्स। देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर एंथ्रोफोबिक जो कंपनी है,
ठीक है, या फिर गूगल की बात कर लीजिए, या फिर स्पेसएक्स की बात करिए स्पेसिफिकली। ये सब क्या है, ये सब अपने पैसे तो लगा ही रहे हैं, साथ ही नया नया इनोवेशंस कर रहे हैं। जो इनोवेट करता है वही तो मार्केट को डोमिनेट करेगा ना, राइट। और वो कहाँ पे इनोवेट कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में ज़्यादातर इनोवेट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक एरियाज़ क्या होता है, वैसा एरिया जहाँ पर डिपेंडेंसी बहुत, एक कंट्री की डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री पे ज़्यादा होती है और जो हमारे सॉवरेनिटी को चैलेंज करती है, दैट इज़ अ स्ट्रैटेजिक एरिया, राइट। सॉवरेनिटी को चैलेंज कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी मुझे ऐसा कुछ एग्जांपल अब फ़िलहाल नहीं याद आ रहा है टेक्नोलॉजी को लेके। जैसे देखिए अभी फ़िलहाल जो माइथोस और फेबल 5 जिसको बैन किया गया है, ठीक है, उससे क्या था, उसका क्या बेनिफिट था। द बेनिफिट ऑफ दोज AI टूल्स वाज दैट इट वाज एनहांसिंग द साइबर, इट वॉज जस्ट एनहांसिंग द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी हेल्प मिल रहा था एंड इट वॉज एंड वेरी डिफिकल्ट इन बाई गोइंग थ्रू सो मेनी नेगोशिएटिंग प्रोसेस, इंडिया गॉट द एक्सेस टू दोज टूल्स। जस्ट आफ्टर दैट वीक ओनली इट गॉट बैंड। जस्ट एक हफ्ते के बाद ही उसको बैन कर दिया गया, जबकि बस एक हफ्ता हुआ था इंडिया को उस टूल्स के एक्सेस लिए हुए। तो अभी जैसे हाँ देखिए, जैसे बहुत एग्जांपल अभी मुझे याद आया। देखिए एक जोहो कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी आपका इंडिया के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सबके बहुत सॉफ्टवेयर हैंडल करती है, ठीक है, जो भी चल रहा है उनका जो डेटा स्टोर हो रहा है सबको लेके काम करती है। तो देखिए वो तो हैंडलिंग कर रही है, पर जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है ना, वो सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेड होता है, राइट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि हमें खुद से डेवलप करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ क्या होता है, सडनली अगर सॉफ्टवेयर बैन कर दिया जाता है तो क्या होता है, सडनली ऑल द वर्क कम्स टू अ हॉल्ट। सो स्ट्रैटेजिक एरिया वो है द एरिया वेयर आवर सोवरेनिटी गेट्स अ चैलेंज। तो प्राइवेट सेक्टर को कम्प्लीटली उस एरिया में ज़्यादातर इनोवेशन करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, एक अभी एग्जाम्पल एक याद है। जैसे कि देखिए जब हमारा स्पेस मिशन स्टार्ट हो रहा था ना, तो हमारे स्पेस मिशन में हमें क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत थी। अमेरिका ने मना कर दिया, नहीं दिया, तो हम लोग किसी तरह रसिया से लेके आए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने खुद से बनाना स्टार्ट किया, राइट। पहले वो कितना इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए अपना स्पेस मिशंस को डेवलप करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए जब हमारा कारगिल का वॉर चल रहा था, तो हमें उस टाइम पर डेटा चाहिए था, जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो जियो स्पेशियल डेटा होता है वो चाहिए था, नेविगेशन डेटा जो था वो चाहिए था, बट उसको मना कर दिया, अमेरिका ने नहीं दिया। जब अमेरिका ने नहीं दिया तो हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हम जब लड़ाई कर रहे हैं, हमें जो उस समय जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो टेक्नोलॉजी अमेरिका ने देने से मना कर दिया। तो इस तरह की जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जहाँ पे हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज आती है, वो स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर को आके इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहिए, right? And the third is the least glamorous, the most important and institutional, to build inside the firm machinery लॉन्ग हराइजन गोल्स। मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलरली आप प्रॉपर एकदम मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, प्रॉपर एकदम एक इकोसिस्टम प्रिपेयर करें उसके लिए। दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड बाय द ऑथर in this particular paragraph. This is a very beautiful sentence. India can be the world's research and development partner. All of us have to build it together. ठीक है, इंडिया भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनर बन सकता है। हमें पैसों की तो मतलब इंडिया को इकनॉमी फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट एक ब्यूटीफुल सी बात ये है कि द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया। येस, इट इज़ अ ट्रुथ। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग एनी पॉलिटिकल थिंग और like that, but if you follow the news channels, not that the media channels which is going on TV, I am talking about the newspapers and the different articles, you will find that the countries do ट्रस्ट इंडिया। ठीक है, हमने अभी काफ़ी सारे ऐसे काम लिए हैं, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जहां हम दूसरे कंट्रीज़ को इतना हेल्प करते हैं, इतना एड्स प्रोवाइड करते हैं ना कि कंट्री हम पे ट्रस्ट करती है। तो वी कैन बी अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनर। दूसरे कंट्री के साथ मिलकर हम R&D कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल ऑफ अस हैव टू बिल्ड इट टुगेदर। हमें साथ में आके काम करना पड़ेगा। द फाउंडेशंस लॉजिक इज पार्टनरशिप विद एकेडमिया एंड डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स दैट आउटपेस द इनकम्बेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इनकम्बेंट्स का मतलब क्या हो गया, जिस टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी दादागिरी चल रहा है किसी
किसी और कंट्री का, मतलब द कंट्री जो कि पहले से उस टेक्नोलॉजी को बनाकर बैठी हुई है उसको हम लोग मात दे देंगे अगर हम एकेडमिया, डीप टेक्नोलॉजी, सब स्टार्टअप सब एक साथ आकर काम करें तो, ठीक है। और इससे हमें डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड बहुत सारे मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंडिया अपना डिसीजंस अपने ले पाएगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा है बट इंडिया अपना डिसीजन अपने ले पाएगा। ऑथर यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रहा है, जैसे देखो डॉक्टर्स, ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या होते हैं इंडिया से बाहर चले जाते हैं, तो डॉक्टरल टैलेंट ट्रेन्स एट कॉस्ट एंड टू रेडली वॉचेस डिपार्ट विद द वर्ल्ड क्लास रिसर्च कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। सॉरी डॉक्टर्स, आई एम वेरी सॉरी, डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टरल टैलेंट बोला जा रहा है यहाँ पर, पीएचडी होल्डर्स को बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इंडियन इंडस्ट्री कैन राइज टू सच अ चैलेंज एंड हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है इसमें मैं आपको थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो तो मुझे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा अभी। अब आगे देखिए, इंडियन इंडस्ट्री में जब 1991 के टाइम पे जब वहाँ पे एक एग्जाम्पल इंडिया ने ऑलरेडी सेट कर दिया है। आज इंडिया क्या है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। तो मिड 1990s में क्या हुआ था कि WTO के तहत जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजीम बनाई गई थी उसके तहत हम लोग जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते थे उसके जितने पेटेंट्स थे इंडिया उसको फॉलो करता था। तो ये सोचा गया कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा और दवा बना लेगा और फिर इस तरह से हमेशा पेटेंट के तहत फीस देते रहेगा मल्टीनेशनल कंपनीज़ को। बट ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने क्या किया, इंडिया हेविली इन्वेस्ट किया, मास्टर किया प्रोसेस केमिस्ट्री को, अच्छे से उसको समझा और अपने बहुत सारे दवा जो है वो बनाया और वर्ल्ड का स्ट्रिक्टेस्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करते हुए वी बिकेम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द इन्फ्लेक्शन नाउ बिफोर इंडियन एंटरप्राइज इज ब्रॉडर, इट्स लॉजिक इज़ आइडेंटिकल। अभी ऑथर ये एग्जाम्पल देने के बाद ये बता रहे हैं कि जो आज का जो इन्फ्लेक्शन है, अब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से टर्निंग पॉइंट है ये, ठीक है। इंटरनेट वो बहुत ही बड़ा है लेकिन लॉजिक अभी भी वही है जो पहले वाला था। पहले भी अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके ही सिर्फ रह जाते तो हमें लगातार वो फीस देते रहना पड़ता पेटेंट के नाम पे, बट हमने अपनी प्रोसेसिंग पे, अपने केमिस्ट्री पे, अपने बायोलॉजिकल सब चीज़ पे अच्छे से काम किया और हमने अपनी दवा बनाई, वी बिकेम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी तरह से आज हमें भी ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी में हेविली इन्वेस्ट करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में इन्वेस्ट करें एंड वी मेक द इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स सो दैट वी बिकम अ सेल्फ रिलायंट, ठीक है। अब उसके बाद ऑथर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि क्या क्या कंडीशंस है जो कि हेल्प कर रही है अभी के इन चीज़ों के लिए। तो पहला, डेमोग्राफिक डिविडेंड अवेलेबल नाउ, जो कि हमेशा नहीं रहेगा। दूसरा, अनमैच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सरकार जो है वो दे रही है अलग अलग जगह पे। बहुत सारे एग्जांपल है, अभय से लेके, आधार से लेके और आपका UPI से लेके, ठीक है। ये सब हेल्प मिलेगा। दूसरा, आर्किटेक्चर नाउ इज़ इन प्लेस। अच्छा, ग्लोबल मोमेंट दैट रिवॉर्ड्स एनी इकोनॉमी ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव टू अ सिंगल डोमिनेंट सप्लायर। अभी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सप्लायर किसी भी चीज़ में इसकी कौन है, अमेरिका, चाइना एंड ऑल। और ये सब दूसरे कंट्रीज़ का जब मन तब कुछ भी रोक देते हैं, जब मन तब अपना एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं। तो अगर इंडिया डेवलप कर लेता है तो इंडिया डेवलप करेगा, इंडिया लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, हमें वो इज्जत मिलेगी, बाकी सारे कंट्रीज़ विल रेस्पेक्ट इंडिया मोर, हमें अपना इमेज बनाने का भी मौका मिलेगा और पूरी दुनिया रेस्पेक्ट करेगी क्योंकि दुनिया ऑलरेडी कंट्रीज़ आर रीलिंग अंडर द डोमिनेंट सप्लायर। किसी भी चीज़ में जो डोमिनेंस है वो अपना शो कर रहे हैं, चाहे अमेरिका किसी में डोमिनेंट हो, चाहे चाइना किसी में डोमिनेंट हो, अपना डोमिनेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट पैराग्राफ में बस यही है कि द स्टेट हैज़ वॉक द फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ दैट रोड, द लेबोरेटरीज आर रेडी, द कैपिटल इज अवेलेबल, द इंडस्ट्रीज कमिटमेंट विल कंप्लीट द कम्पैक्ट, ठीक है। स्टेट ने अपने रास्ता बना दिया, ठीक है। स्टेट ने प्रॉपरली एक एनवायरनमेंट दे रही है कि आप रिसर्च करें। दूसरा, लेबोरेटरीज भी रेडी है, लेबोरेटरीज रेडी क्योंकि अभी वो टाइम है, अभी रिक्वायरमेंट है, पैसा भी है, ठीक है। अब इंडस्ट्री को एक कमिटमेंट चाहिए कि वो आकर इन्वेस्ट करेंगी और इंडस्ट्रीज़ आकर R&D करेगी, ये चीज़ है, ठीक है। सो गाइज़ देखिए, ये वो पर्टिकुलर नोट्स है जो मैं आपके लिए बनाई हूँ R&D के टॉपिक पे। ये जो आर्टिकल था ना, इससे हमें R&D के ऊपर निकल सकता है पॉइंटर्स और क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाएगा कि वाई R&D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन मिल सकता है। इसमें मैंने इस पर जितने भी पॉइंटर्स थे मैंने इसे क्रोनोलॉजिकली प्रॉपरली अच्छे से अरेंज कर दिया है। बस आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। कंटेक्स्ट क्या है आर्टिकल का, लर्निंग क्या है, उसके बाद इंडिया नीड्स R&D टू बिल्ड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी टू अचीव द सेल्फ रिलायंस। अब ये देखिए, ये लाइन, द टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस that will enhance resilience and eventually build indispensability can be achieved only by building the ground up. Building it yields a dividend.
बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ फ्रॉम द ग्राउंड अप, ठीक है। उसके बाद चाइना का क्या स्पेंडिंग है, इंडिया क्या स्पेंडिंग है, फेवरेबल कंडीशंस क्या R&D के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इंडस्ट्रीज कमिटमेंट, उसके बाद इंडस्ट्री का क्या 3 पॉइंटर्स, मतलब इंडस्ट्री क्या 3 काम करनी चाहिए वो। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्री कैन राइज ए चैलेंज, हिस्ट्री ने एक एग्जाम्पल दिया। अनुसंधान के ऊपर जो एक छोटा सा मैंने ऐड कर दिया लास्ट में, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली आर्टिकल को मैंने क्रोनोलॉजिकली तो ऐड कर दिया है। अब मैं आपको ये नोट्स दे दूंगी, आपको क्या करना है ना कि जब बाद में फिर कभी मैं R&D के ऊपर आपको पॉइंटर्स दूंगी तो आप इसी में आकर एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस सी, अब ये आर्टिकल है सेमीकंडक्टर विजन बियॉन्ड द शॉप फ्लोर, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनियन कैबिनेट जो है वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का सेकेंड फेज़ को लॉन्च किए हैं, ठीक है। जिसमें उन्होंने सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज़ को बनाने का बात किया है, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज टू बिल्डिंग एन इनोवेशन लैंडस्केप इन दिस कटिंग एज सेक्टर, ठीक है। अभी देखिए इंडिया ने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर की फाउंडेशन रख दी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की फाउंडेशन तो इंडिया ऑलरेडी रख चुका है। बट नाउ व्हाट इज़ दैट, इंडिया इज़ नाउ फोकसिंग ऑन मोर एम्बिशियस थिंग। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ इंटीग्रेटिंग द चीप डिज़ाइन, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एडवांस्ड रिसर्च इनटू अ कोहेरेंट इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी। मतलब प्रॉपर अब सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की बात कही जा रही है। एंड व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इज़ दैट द कंट्रीज सी राइट नाउ द सेमीकंडक्टर चिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, let me just give you one thing important, that why this semiconductor chips are very important. So India has इस आर्टिकल में देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, India has immediate goal of an ecosystem capable of manufacturing the mature node chips of 28 nanometer और larger, ठीक है। इंडिया का भी इमीडिएट गोल क्या है कि इतना वो ऐसा चिप्स बनाए। देखिए अभी इम्पॉर्टेंट ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सेमीकंडक्टर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए सेमीकंडक्टर जो चिप्स है ना, ये आपका बहुत सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर AI टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके हार्डवेयर्स बनाने में, तो सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ है ना, दे आर मेनली इन चाइना, वियतनाम, वियतनाम नहीं, ताइवान इन सब कंट्रीज़ में है। और इसलिए अभी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जब इसकी डिमांड है तो इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट में और बाकी सारे और भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में सेमीकंडक्टर चिप्स की जो ज़रूरत होती है उसके लिए इंडिया को लगातार इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करना पड़ता है तो डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसलिए इंडिया क्या कर रही है, सेमीकंडक्टर चिप्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक तो ये है कि बाकी सारे कंट्रीज़ को भी रिक्वायरमेंट इंडिया एक्सपोर्ट कर सकेगी। दूसरा ये एक मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में है तो बहुत ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ओके, सो इंडिया अभी यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एक सेकंड फेज़ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का सेकंड फेज़ लॉन्च किया। फर्स्ट फेज़ में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सक्सेस हासिल किए हैं। अच्छा, The global chip market has repeatedly been disrupted in the last 5 years. ये जो ग्लोबल चिप मार्केट है वो लगातार लास्ट 5 साल से डिसरप्शन में है, ठीक है। डिसरप्शन में क्यों है, क्योंकि अचानक से कंट्रीज़ एक्सपोर्ट बैन लगा देती है इस वजह से, ठीक है। कोविड-19 ने एक्सपोज किया थी डेफिशिएंसी इन द सप्लाई चेन्स, मतलब जिस रूट से आ रही है, जहाँ से ये सब आ रही है, ठीक है, वहाँ पे हमें कमी है। टेक राइवलरीज कंटिन्यू टू मेक द सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन प्रिकेरियस, ठीक है। जो टेक राइवलरीज है, मतलब जो कंट्रीज़ के संग हमारा टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन चल रहा है, वो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को प्रिकेरियस बना देती है, मतलब अनसर्टेन बन जाता है कि ये मतलब इस रूट से ये पर्टिकुलर सप्लाई होगा भी कि नहीं होगा, सेमीकंडक्टर आएगा भी कि नहीं आएगा। तो दिस इज़ बिकम लाइक दैट। वेरी मेजर पावर US, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, नीदरलैंड, जापान, ठीक है, ये सब के पास सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज़ है और सारे कंट्रीज़ को स्ट्रेटेजिक लेवरेज की तरह यूज़ करते हैं, मतलब अपने फेवर में यूज़ करते हैं, अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में यूज़ करते हैं। मतलब ये हो गया कि उनको जो लगता है कि अगर मैं इस कंट्री को एक्सपोर्ट करूँगा ये चिप्स तो मुझे ये फ़ायदा होगा, तब वो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो दे ऑल दिस कंट्रीज आर यूजिंग इट एज ए स्ट्रेटेजिक लेवरेज। दैट्स वाई इंडियाज गोल टू डेवलप द 7 nanometer and 2 nanometer चिप्स इन द नेक्स्ट 5 years is significant, even though it's a largely aspirational today। काफ़ी चैलेंजिंग है ये, एस्पिरेशनल ज़्यादा लग रहा है, डुएबल थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग है, डुएबल तो है, चैलेंजिंग है। फिर नेक्स्ट बिल्डिंग सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज़ विल रिक्वायर मच मोर देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव से ज़्यादा मतलब
क्या है ना कि जो अभी जो लॉन्च किए हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के फ़ेज़ 2, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सब्सिडी और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की बात की है। तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव से भी ज़्यादा क्या ज़रूरत है मोमेंट जब जो सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग जो बड़े बड़े कंपनीज इंडस्ट्रियल हब्स बनाए जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा भी पावर सप्लाई का कमी नहीं होना चाहिए, एक मोमेंट के लिए भी पावर सप्लाई में इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, ठीक। इवन मोमेंट्री पावर इंटरप्शंस कैन डिस्ट्रॉय द प्रोडक्शन बैचेस। लॉजिस्टिक्स मस्ट फंक्शन विथ क्लॉक वर्क प्रिसिजन। मतलब जो आ रहा है, जितने भी मटेरियल्स के रिक्वायरमेंट सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, ये सब जो लॉजिस्टिक है, मतलब पूरा लॉजिस्टिकल जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से एकदम डिसिप्लिन्ड वे में, प्रिसीजन वे में, मतलब क्या होगा, डिसिप्लिन वे में काम करना चाहिए। मतलब जिस समय पे जैसे जहाँ पे जो होना चाहिए सब होना चाहिए, तब जाके होगा। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मस्ट बी रिगरस बट ऑल्सो बी प्रेडिक्टेबल, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए क्योंकि काफ़ी इसमें पॉल्यूशन होगा, ठीक है। और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए कि हाँ कब तक हो जाएगा, कब तक क्लियरेंस मिल जाएगा। ऐसे हमें पता है कि बहुत जगह पे बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से डिले हो जाती है। स्किल्ड टेक्नीशियन तो ऑलरेडी है ही हमारे पास लार्ज नंबर में, ठीक है। नहीं सॉरी, स्किल टेक्नीशियंस मस्ट बी अवेलेबल इन लार्ज में, होना चाहिए, बहुत लार्ज में है कि नहीं ये अभी नहीं लिखा था, लिखा है कि होना चाहिए। इंडियन इंजीनियर्स वर्क ऑन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन फॉर सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फर्म, ठीक है ना। जो इंडियन के इंजीनियर्स हैं वो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में दुनिया के बड़े बड़े लीडिंग फर्म्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ग्लोबल आउटफिट्स हैव एस्टैब्लिश्ड डिज़ाइन सेंटर्स इन बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा। मतलब ऑलरेडी बाहर कंट्रीज़ के बाहर कंट्रीज़ जो है वो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के लिए कंपनियां स्टैब्लिश कर दी हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, इन सब में, ठीक है। द चैलेंज इज टू ट्रांसलेट दिस एडवांटेज इन वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थ्रू अ जुडिशियस मिक्स ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड स्टेट सपोर्ट। अब हमारे पास बस चैलेंज ये है कि हम एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्टैब्लिश करें, ठीक है। मार्केट फोर्सेस जो कि ऑलरेडी डिमांड बहुत है इसका हाई है, ठीक है। डिमांड सप्लाई का ध्यान देते हुए, और जो कि है ऑलरेडी, और स्टेट के सपोर्ट, इन दोनों को मिलाते हुए अच्छे से इस्टेब्लिश करें। और हमारे जो काउंटर पार्ट्स है ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस, द इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू बी एनेबलर एंड, मतलब ये बोला जा रहा है कि जैसे हमारे काउंटर पार्ट्स है ताइवान में है, साउथ कोरिया, यूएस, इन सब में क्या है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब है ये सब कंट्रीज़। तो इनमें क्या किया गया था, जो गवर्नमेंट है वो लगातार फैसिलिटेटर और एनेबलर का काम करती है, ठीक है। और एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच एक लिंकेज स्टैब्लिश करती है, वही काम इंडिया को करना है, ठीक है। फैसिलिटेटर का काम मतलब जो भी ज़रूरत है इस मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने के लिए वो सरकार दे, और एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच लिंकेज स्टैब्लिश करने का मतलब ये हो गया कि जो रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए, उसकी जो स्किल चाहिए वो स्किल ऑलरेडी इस एकेडमिक्स में प्रोवाइड हो, मतलब कि आपका कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये हुआ लिंकेज बिटवीन द एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री, ठीक है। इसके भी मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेकंड देखिए ये है स्लीपलेस नाइट्स इन अ पब्लिक हेल्थ। देखिए इसमें क्या है, अभी रिसेंटली एक स्टडी किया गया, उससे ये पता चला कि पूरे दुनिया में ना 1300 सिटीज़ में ये असेसमेंट किया गया था, और ये पाया गया कि एवरेज हर पर्सन जो है 56 आवर्स ऑफ अपना स्लीप जो है वो लॉस किया है 2020 से 2025 के बीच। क्यों हो रहा है? गर्मी की वजह से, मतलब टेम्परेचर हाई हो जाने के कारण लोगों की रात की नींद चली जा रही है। स्पेसिफिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में ये बताया जा रहा है कि इंडिया के जो टॉप सिटीज़ हैं, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पे तो ग्लोबल एवरेज से भी ज़्यादा नींद लॉस है, 93 आवर्स, 84 आवर्स, 67 आवर्स, लाइक दैट। अब यहाँ पे ये बताया स्लीप जो है ऑफन ये लाइफस्टाइल की तरह बताया जाता है कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से स्लीप डिप्रिवेशन होते हैं, राइट। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि स्लीप लॉस जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से होता है, लेकिन अभी तो देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ये चीज़ में लिखा गया है। फिर उसके बाद ये ग्रीन कलर से जो है दैट इज स्लीप इज एसेंशियल फॉर द सेलुलर रिपेयर, इम्यून फंक्शन एंड द रेगुलेटिंग इन्फ्लेशन, इवन द मॉडेस्ट रिडक्शंस इन द स्लीप विद द क्रोनिक स्लीप डिप्रिवेशन being associated with the hypertension, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, ये सब मतलब बताया जा रहा है कि अगर स्लीप डिप्रिवेशन होगा तो इससे क्या क्या इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। एंड इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज द हेल्दी स्लीप एज एसेंशियल पिलर ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसमें ऑथर जो है आर्टिकल के वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया को इमीडिएटली पब्लिक हेल्थ में नींद को, स्लीप को एक इम्पॉर्टेंस देना चाहिए। और दूसरे साथ साथ हीट एक्शन प्लान जो है गवर्नमेंट की, उसमें भी इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हीट एक्शन प्लान में हीट की वजह से स्लीप लॉस हो रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसका भी मैंने पॉइंटर्स दे दिए हैं। देखिए गाइस, 3 आर्टिकल मैं आपको डिस्कस कर दी हूँ। 3 आर्टिकल के बेस पे 3 क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए और आपको लिखना है। सिर्फ आपको लिखना ही नहीं है, आपको लिख कर टेलीग्राम पर पोस्ट करना है। मैं आपको प्रॉपर चेक करके इस पर पॉइंटर्स आपको बताऊँगी।
ठीक है, कि आपने कहाँ क्या किया। देखिए पहला आर्टिकल जो R&D के बेसिस पे था उसमें आपको ये है, इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ ऑन गोइंग जियो पॉलिटिक्स डिस्कस द नीड टू बिकम technologically independent, what are the conditions that facilitate it, what steps industry shall take। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, ये जो है पर्टिकुलर यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है। दूसरा है आपका सेमीकंडक्टर पर, व्हाट इज द एडवांटेज इंडिया विल गेन फ्रॉम सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग। ये आप बस शॉर्ट में लिखिएगा ना, ऐसा मतलब आपको अगर 250 वर्ड्स नहीं भी लिख पा रहे हैं, सेमीकंडक्टर क्या है नहीं है वो नहीं लिख पा रहे हैं, आप बस शॉर्ट में लिखिए। इस आर्टिकल के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ सिंपली, आपको और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ आर्टिकल पढ़ना और आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप अगर आप मान लीजिए कि आप अभी इनिशियल स्टेज पे हैं पढ़ाई के, आप कुछ नहीं अभी नहीं किए, आप बस आर्टिकल पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए और जस्ट राइट द आंसर्स। ओके, द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन शैल बी इन द 250 वर्ड्स, ऑल दोज मटेरियल्स आर ऑलरेडी देयर इन द article. The second question, the advantages is also there, particularly right now I have explained you that what are the benefits India will gain from establishing the semiconductors chief manufacturing, right? Particularly right now demand is there, so demand is there and India will we need write those points that the other countries are playing the strategic leverage. So India will gain from by establishing its own indigenous semiconductor chip manufacturing. Also India will be able to export to other countries. Also India will be able to generate the employment, right, like that. Okay, then the third, also why sleep shall be treated as a public health in a present climate change. This I have all just given in the context of the article. UPSC will never ask a single question like this. And the first question, let me tell you the framework of the first question. The first question, first of all, just give a little bit of context in the, use the notes and just write down the context, what has been happening of late, what are the situations through which, precarious situation, geopolitical turbulence, geopolitical tensions through which India has to navigate right now, and the effects which are generated due to that. Okay, first of all, like write those things, then start writing that what are right now demand is the R&D. Now write that why it is important, demand is there for the R&D, now why it is that. And then the last paragraph should be that what are the conditions which are right now available which will help in the research and development, and then write down the what steps industry shall take to develop this research and development. Okay, सो गाइज ये आर्टिकल ये एक्सप्लेन पेज पे आया हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, सी यूपीएससी में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं ऐसा कि व्हाट आर द थिंग्स विच थ्रू विच द इंडियन इकोनॉमी हैज़ टू फेस राइट नाउ। ठीक है, अभी इंडियन इकोनॉमी जो है काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रॉस कर रही है, तो वो क्या क्या इश्यूज़ है, दैट इज़ द थिंग। और ये सब ज़्यादातर मतलब एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। ठीक है, दैट विल द फाइनेंशियल ईयर 27 ग्रोथ रेट राइज और फॉल। ठीक है, ग्रोथ रेट, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2027 है उसमें ग्रोथ रेट बढ़ेगा या घटेगा, इसके ऊपर है। अभी देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ब्लू कलर की लाइन है, कुछ ज़्यादा डीप में मार्क हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग अ डेवलप्ड कंट्री स्टेटस बाय 2047। ठीक है, डेवलप India shall be achieving a developed country status by 2047, and for that India needs to grow every year by 7%, and which is there right now. It is the minimum, मतलब मिनिमम 7% का ग्रोथ तो होना चाहिए, and which is there. But right now the article is saying that अभी जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसकी वजह से शायद 7% का ब्रीच हो जाए, या मतलब नहीं अचीव हो पाए। तो क्या क्या वो इश्यूज़ हैं, विच आर द फैक्टर्स लाइक दैट आर बीइंग explained here. See, severe economic turbulence brought out by the US and Israel war against the Iran. There is a growing concern about whether India will be able to retain its growth momentum. ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी सीवियर जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस यूएस एंड इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान की वजह से जो आई है, उससे एक कंसर्न ये आ रहा है कि वेदर इंडिया विल बी एबल टू मेंटेन इट्स ग्रोथ मोमेंटम और नॉट। द फैक्टर्स एट प्ले आर, द फर्स्ट वन इज द वॉर इन द वेस्ट एशिया। वी नो दैट इंडिया इंपोर्ट्स 90% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल,
ठीक है। एंड इफ़ द हॉस्टिलिटीज, जो हॉस्टिलिटी अभी चल रही है, लड़ाई चल रही है ईरान यूएस के बीच, इफ दैट गेट इंटेंसिफाइड फर्दर, दैट इट विल लीड टू क्रूड ऑयल प्राइसेस, फर्दर राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, उससे क्या होगा, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होगा। सेकेंड इज़ द मानसून। हमें पता है कि एग्रीकल्चर ह्यूजली डिपेंड है मानसून के ऊपर, ठीक है। अभी भी हमारे इंडिया में इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट अप टू द मार्क दैट इट विल रिप्लेस द absence of monsoon. Okay, so monsoon provides water to our agriculture. So what is happening, that due to this also, due to El Nino, uh, agriculture is going through a, what we can say, agriculture is going through an intense situation right now. So बेसिकली हमें अभी फूड इन्फ्लेशन का भी झेलना पड़ रहा है, ठीक है। एंड हियर द आर्टिकल सेज दैट 17-18% ऑफ इंडियाज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट जो है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर टिल नाउ। सो एंड ऑल्सो 45% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। सो द मानसून, द डेफिसिट ऑफ द रेनफॉल caused in this monsoon, okay, that is also a big concern for our economy. The second thing, a trade deficit and investments. We have a trade deficit with many country, and with ongoing geopolitical tensions and the supply chain constraint, our trade deficit are widening instead of decreasing, it is widening with many countries like China, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है कि हम किस भी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको आप माइनस कर दीजिए एक्सपोर्ट से, ठीक है। हम कितना मंगा रहे हैं और कितना हम दे रहे हैं, तो क्या होता है, अगर हमारा इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो गया किसी कंट्री के साथ, जबकि उस कंट्री में हम एक्सपोर्ट कम किए हैं, तो वो ट्रेड डेफिसिट, हम उस कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट में होते हैं। अगर हम उस कंट्री के साथ कंट्री को एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हम लोग उस कंट्री के साथ ट्रेड सरप्लस पे हैं। तो वी आर इन ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। और ट्रेड डेफिसिट आपका बिलियन डॉलर्स में है। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस था। इसीलिए सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हो जाता है, हाँ, इसी वजह से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा हाई टैरिफ्स इंपोज किए हैं, क्योंकि ट्रम्प वांटेड टू कन्वर्ट दिस ट्रेड सरप्लस इनटू ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। उन्हें ट्रेड सरप्लस नहीं मंजूर था, और ट्रम्प वांटेड इंडिया टू ओपन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर अमेरिका, स्पेसिफिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स फॉर द specifically India should open market for the genetically modified seeds of America. That is what Trump wanted, okay, and that will be a disastrous for India if India does that. Anyways, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। weakening of the foreign investment into, अच्छा अभी क्या हो रहा है, the foreign investments are mainly going into the countries which are having the domination of AI, okay। AI जिस कंपनी में, उस कंपनी में FDI enter कर रही है, because right now the market is filled with the AI tools, AI requirement, there is a boom in the AI sector, so investment are going this, but India is lagging much behind in the development of the artificial intelligence tools, AI tools. So weakening of the foreign investment in India been key underlying reason for the slide in the rupees exchange rate. हमारे रुपी का exchange rate भी हमें घट रहा है। अब क्या होता है, रुपी का exchange, if the rupee exchange rate, if rupee slides against the dollar, हमारा imports further और भी ज़्यादा महंगा होते जाता है। इंपोर्ट्स जितना महंगा होगा, हमारी महंगाई घर पर, मतलब इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा ही बढ़ते जाएगी। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेशन एंड द अफोर्डेबिलिटी, जो कि एक अलग इशू है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन फूड की वजह से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन ऑयल की वजह से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रुपी के स्लाइड की वजह से बढ़ रहा है। और एक लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेनिटी। क्या होता है, किसी भी कंट्री में अगर सिचुएशन सर्टेन होते हैं कि अच्छा ये इकोसिस्टम रहने वाला है, तभी कोई अपना पैसा लगाएगा ना, है ना। किसी को कोई कंपनी, अगर आपको कोई कंपनी स्टैब्लिश करनी है, तो क्या आप वैसे कंट्री में लगा देंगे जहाँ पे ऑलरेडी वॉर चल रहा है, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है? नहीं ना। वी विल इन्वेस्ट एज अ प्राइवेट कंपनी always invest where there is a stability, political stability, there is a ease of doing, there is a ecosystem which particularly favors their business, they will invest there only. So uncertain situation is going on right now. In constantly we have seen, recently we have studied that America imposed 12.5% tariff on India on the pretext of bonded labor, राइट, नॉट ओनली इन इंडिया, 60 कंट्रीज। तो पता नहीं कौन सा टैरिफ लगा दे ट्रम्प, ठीक है। इट्स वेरी अनसर्टेन। तो अंडर दिस अनसर्टेन सिचुएशन, द सस्टेन लेवल्स ऑफ अनसर्टेन अंडरमाइन द बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड होल्ड बैक इवन द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द न्यू कैपेसिटीज़, ठीक है। जो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी इंडस्ट्रीज जो है ना, वो भी रुक जा रही है, वो भी अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना कि कहाँ पर क्या हो जाए। अभी रिसेंटली जो जैसे अमेरिका का जैसे
अचानक से जब टैरिफ लगा तो हमारी जो लेबर इंटेंसिव मार्केट है, जेम्स ज्वेलरी सब क्रैश कर गई इमीडिएटली, टेक्सटाइल क्रैश कर गई। हालांकि वी आर डूइंग गुड, ऑफ लेट वी आर डूइंग गुड बाई साइनिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट अदर कंट्रीज, बट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट है उतनी बड़ी मार्केट अभी तक हम लोग किसी और कंट्री से FTA साइन करके फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बताइए, अब जेम्स एंड ज्वेलरी एक लेबर इंटेंसिव कंपनी है, ठीक है, टेक्सटाइल लेबर इंटेंसिव कंपनी है, और वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ से प्रोडक्ट्स ज़्यादातर अमेरिका जा रही थी। तो अचानक से अगर ट्रंप टैरिफ बना डाल देता है तो कंपनी लॉस में चली जाएगी ना, अब जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो नहीं जा पाएगी। सो दीज आर द थिंग्स। अच्छा गाइज़, अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ये लास्ट आर्टिकल है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली थी, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी जो भी पॉइंट रहेंगे। देखिए, या फिर अगर आपको लगे तो मैं इसको कल एक्सप्लेन कर दूँगी, बट अभी आपको एक पॉइंट बता देती हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि देखिए, ऑलरेडी हमें पता है कि इंडिया का इंडस के 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना, इंडस के 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। गाइस, ये वाले आर्टिकल मैं आपको कल एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, काफ़ी लेट हो चुकी है और काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो मैं आपको कल एक्सप्लेन करती हूँ। सॉरी फॉर द डिले कि मैं काफ़ी लेट से अपलोड कर पाती हूँ। इसके पीछे वजह ये है कि मैं कुछ काम में बिज़ी रहती हूँ सारा दिन, तो मुझे रात में करना पड़ता है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर मैं सुबह आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं अभी एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे किसी ने बोला था कि आप NCERT स्टार्ट करो, बट सॉरी, अभी NCERT थोड़ा स्टार्ट करने में डिले होगा। मैं अभी मेंस के UPSC के मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन के पीछे जो कंटेंट है वो आपको समझा कर उसके आंसर को भी, मॉडल आंसर को भी मैं आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन करके वीडियोस डालूंगी एक एक आंसर्स पे। तो इकोनॉमी पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, इकोनॉमी की एक सीरीज़ बनाऊंगी जहाँ पे मैं 2025 से लेकर 2013 तक के मेंस के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी विद द प्रॉपर मॉडल आंसर के साथ साथ मैं उसके पीछे का कंटेंट भी आपको पूरा समझाऊँगी टॉपिक बाई टॉपिक। गाइज़, मेरा ये इनिशिएटिव नया है, तो मुझे ज़रूर से बताइए कि क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रही हूँ या नहीं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। अगर मैं आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पा रही हूँ तो इट इज़ वर्दी, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट वर्दी, राइट। सो और हाँ, मैं आज डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल डाल दूँगी, आप उसे ज़रूर से सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा आज का, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।